छोटी सी उम्र से ही मंच में नाटक शुरू करने वाली एक ऐसी नारी की कहानी आज हम सुनेंगे, जो 12 से 23 वर्ष के बीच में बंगाल के थिएटर में अपने रूप, अपने गुण और अभिनय के लिए जानी जाती थी। एक महान कलाकार जिसने नाम शोहरत हासिल की। बड़े बड़े लोग आया करते थे उसका अभिनय देखने, यहाँ तक कि स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर भी आए थे। विनोदिनी दासी, जिन्हें नाती विनोदिनी के नाम से भी जाना जाता है, अपने नए विचारधाराओं के लिए जानी जाती इस विनोदिनी की आखिर क्या है वो दर्द भरी कहानी, और कैसे वो अपना ये कठिन सफर तय कर यहाँ तक पहुँची। मूवी स्ट्राइव अपने पिटारे से लेकर आ चुकी है 2025 की बंगाली मूवी विनोदिनी, एक्टर नातिर उपाख्यान, डायरेक्टर राम कमल मुखर्जी, IMDb 8.8। दोस्तों, अगर आपको कहानी के साथ साथ दुनिया के हैरत अंगेज और दंग कर देने वाले फैक्ट सिर्फ 1 मिनट में अगर सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो प्राचीन मंदिरों का सच हो या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई तथ्य, हिंदू माइथोलॉजी का कोई राज, या फिर ऐसी जगहों से आप गुजर चुके हो लेकिन आपको उनके राज के बारे में पता ना हो, इन सब को जानिए बस एक स्टॉप हमारे नए YouTube चैनल 1 मिनट अननोन फैक्ट में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों, अब कहानी सुना जाए। कहानी 1941 कोलकाता के एक घटना से शुरू होती है, जहां श्री रामकृष्ण देव की पूजा के समय सभी ने गौर किया एक समय की मशहूर अभिनेत्री विनोदिनी को, जो सभी के बीच में बैठी हुई है। और इसी के साथ हम विनोदिनी यानी बीनी के अतीत की कहानी को देखेंगे, जहां छोटी बीनी सीता हरण का नाटक देख रही होती है। नाटक में अभिनयकर्ता के डायलॉग बोलने से पहले ही यहाँ छोटी बीनी सारे डायलॉग उससे पहले ही बोल दिया करती, क्योंकि ये उसका मनपसंद नाटक था, जिसे देख देख कर उसे भी अभ्यास हो चुका था, इसीलिए उसे सब कुछ मुंहजबानी याद है। अब वहाँ गंगा नाम की एक महिला आती है, जिसे बीनी प्यार से गुलाब कहकर बुलाती है। उसने बीनी को बताया कि उसके भाई की तबीयत बहुत खराब है। उसकी माँ ने उसे घर जल्दी लौटने को कहा है। इधर घर आकर बीनी को मालूम हुआ कि डॉक्टर बिना पैसे उसके भाई को दवाई नहीं देंगे, और बीनी के पास एक भी पैसे नहीं है। दूसरी तरफ देखते हैं कि बीनी की माँ सामने कमरे में एक दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। बीनी की माँ एक यौनकर्मी है। पैसों के लिए वो ऐसा काम करती है क्योंकि पैसे कमाने का उनके पास और कोई दूसरा उपाय नहीं होता। इसके बाद बीनी की दादी कमरे के बाहर से उसी बाबू के पास कुछ पैसे मांगने गई दवाई खरीदने के लिए। फिर बाबू ने चढ़कर कुछ पैसे दे दिए। अब डॉक्टर ने दवाई देते हुए बीनी से कहा कि पहले कुछ खिलाना, उसके बाद भाई को दवाई खिला देना। लेकिन बेचारी वो छोटी बच्ची क्या ही करेगी, घर पर तो खाने का एक भी दाना नहीं है। बीनी बाहर निकल गई खाने का जुगाड़ करने। दुकानदार के पास जाकर उधारी में कुछ खाने देने को विनती करने लगी, लेकिन दुकानदार ने उसे वहाँ से भगा दिया। हताश बीनी जब घर को लौट रही थी तो उसने देखा नशे में धुत एक आदमी के चलते चलते हाथ से कुछ गिरता है। बीनी ने खोलकर देखा तो उसमें कुछ संदेश मिठाई होती है। वो दौड़कर जल्दी जल्दी भाई के पास उसे खिलाने पहुंची, फिर उसे दवाई भी देनी है। लेकिन उसने देखा कि उसका भाई कोई हलचल नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि तब तक तो उसका भाई मारा जा चुका था। सभी ने रोना धोना शुरू कर दिया। छोटी बीनी अपने भाई की मरी लाश को लेकर बाहर आती है। इतने में वहाँ गुलाब भी आ गई। गुलाब भी यहाँ एक यौनकर्मी होती है और बीनी को बेटी की तरह प्यार करती है। इसके बाद वो बीनी के भाई के मृत शरीर को गोदी में लेकर गंगा घाट पहुंची उसका दाह संस्कार करने। लेकिन वहां जाने पर ब्राह्मण लोग कहने लगे, तुम्हारे जैसी वैश्याएं गंदे चरित्र के बच्चों का दाह संस्कार यहाँ गंगा घाट में किसी भी कीमत पर करने नहीं दूंगा, इससे घाट अपवित्र हो जाएगा। गुलाब ने बहुत कोशिश की कि यही बीनी के भाई का दाह संस्कार हो, लेकिन उसकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने उसका दाह संस्कार किया। अब देखते हैं कि कुछ बदमाश लोग बीनी के ऊपर अपनी गंदी नजर डाल रहे हैं। गुलाब ने उन्हें वहां से भगा दिया। तब बीनी ने गुलाब से कहा, मैं तुम लोगों की तरह वो सब काम नहीं कर पाऊंगी, मैं थिएटर में नाटक करना चाहती हूँ। बीनी के बहुत जोर देने पर गुलाब आखिरकार उसे ले आती है नाटक दल के पास। वहाँ पता चला कि सीता का अभिनय करने वाली अचानक बीमार पड़ गई है। दल के सभी चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या होगा। तब गुलाब ने सुझाव दिया कि बीनी को ले ले, वो सीता का अभिनय बहुत अच्छे से कर लेगी। लेकिन वो बीनी को लेना नहीं चाहते क्योंकि उसका ताल्लुक ऐसी जगह से है। पर तभी दल के एक बूढ़े सदस्य बोल पड़े, हमें उन जैसों के लिए अगर जगह बनाकर ना दे तो वो लोग भला आगे कैसे बढ़ेंगे। आखिर में बीनी को लिया गया और इसके बाद से बीनी को पीछे मुड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। एक के बाद एक उसके नाटक थिएटर में कमाल करने लगे और कहानी साल 1877 में आ गई। बंगाल थिएटर में बीनी दुर्गेश नंदिनी का नाटक कर रही होती है, जिसमें वो एक साथ दो चरित्रों का अभिनय करती है। इसे देखने ठाकुर घर से स्वयं ज्योतिन्द्रनाथ और रविंद्रनाथ ठाकुर भी आए हुए हैं और उसका अभिनय देख वे मंत्रमुग्ध हो उठे।
नाटक के बाद बिनी से मिलकर उन्होंने उसे अपने अगले नाटक सरोजनी के लिए चुन लिया। इतना ही नहीं, स्वयं नाट्यकार आचार्य गिरीश चंद्र घोष भी एक दिन बिनी के गोपाल कुंडला नाटक देखने आए और बिनी के अभिनय से खुश होकर उन्होंने बिनी को अपना शिष्य बनने का प्रस्ताव दे डाला। बिनी को आगे बढ़ता देख उसके सहकर्मी बस मन को कुढ़कर रह जाते, लेकिन बिनी का काम उसे आगे ले जाता है। बड़ी हस्तियों में शामिल रंगा बाबू भी बिनी का नाटक देखने आए और बिनी के अभिनय से मुग्ध होकर उसे फूलों का गुलदस्ता भेंट दिया। अब अगले दिन बिनी जाती है गिरीश बाबू के घर। उन्हें देखकर उसने प्रणाम किया। तब गिरीश बाबू बोले, इतनी आसानी से कभी किसी के सामने अपना सर मत झुकाना। जिसके बाद गिरीश बाबू अपने मन मुताबिक बिनी को तैयार करने में लग गए। ब्रिटिश महिलाओं की तरह खाना खाना उनके अदब अदाई सिखाने लगे, उनके जैसे खान पान, चलना फिरना, उनके जैसे कपड़े, जूते और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी। बिनी ने बंगाल थिएटर में बहुत से नाटकों में अभिनय किया है और लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया। लेकिन उसी दौरान नील दर्पण नाटक में जब अंग्रेजों के लोगों पे किए गए उन अत्याचारों को दिखाया गया तो परिणाम में वहाँ मौजूद सभी अंग्रेज गुस्सा उठे और बिनी के एक सह अभिनेता को मारने लगे। बिनी से रहा नहीं गया, उसने भी गुस्से में उस अंग्रेज पर हाथ उठा दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मगर तब तक थिएटर में मौजूद बाकी बंगाली अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठे। बाद में अंग्रेज साहब ने बैठक रखी जिसमें उसने इन सभी नाटक दलों को बैन कर देने की बात कही, पर गिरीश और रंगा बाबू ने ऐसा करने से मना किया और इसके लिए रंगा बाबू ने एक मोटी रकम भी उन्हें भेंट दी। अंग्रेज साहब उन्हें छोड़ने को राजी हो गए, लेकिन कड़ा आदेश दिया कि आगे से अंग्रेज के खिलाफ कोई भी नाटक नहीं किया जाएगा। पर अगली सुबह के अखबार में विनोदिनी के नाम एक लेख निकला, बंगाल बाघिनी विनोदिनी, जिसके बाद से विनोदिनी की ख्याति और भी बढ़ने लगी। अलग अलग जगह से लोगों की भीड़ उसे देखने को आती। इधर मुनीम अमृतो बाबू भी मिठाई लेकर खुशखबरी देने पहुँचे कि बिनी की वजह से उनके पैसों का बक्सा अच्छा खासा भर रहा है। इसके बाद गिरीश बाबू ने बताया कि बनारस से कुमार बहादुर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे और बिनी को चाय पे बुलाया है। अगले दृश्य में कुमार बाबू को गिरीश बाबू के संग देखते हैं, जो जयपुर में एक थिएटर खोलने का प्रस्ताव लाए हैं, जिसपे गिरीश बाबू को भी कोई आपत्ति नहीं होती। अब कुमार ने बिनी से कहा, आपके बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन कभी आपका अभिनय देखने का मौका नहीं मिला। जवाब में बिनी ने थिएटर में द्रौपदी वस्त्र हरण नाटक देखने का निमंत्रण दिया। उस रात बिनी के अभिनय के साथ साथ उसके रूप ने भी कुमार बाबू को पूरी तरह से मोह लिया। नाटक खत्म होने के बाद वो फूलों का गुलदस्ता लिए बिनी के पास आए। बिनी ने भी उन्हें धन्यवाद कहते हुए कहा, आपके यहाँ आने पर हम भी धन्य हो गए। कुमार बाबू के जाते ही रंगा बाबू वहाँ आए उसे फूल देने, और इस बार उन्होंने देखा कि बिनी के हाथ में पहले से ही फूल है। फिर उन्होंने वो फूल बिनी की सह अभिनेत्री को देकर बिनी से कहा, आज तुम्हारा अभिनय देख मुग्ध होकर ये फूल देने आया था, लेकिन देखा कि तुम्हारे हाथ में तो पहले से ही फूल रखा है। आज मेरा फूल रहने दो, जिस दिन तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे उस दिन ना सही मैं तुम्हारे हाथ में फूल दूंगा। ये सुनकर बिनी को भी थोड़ा दुख होता है। अब इसके बाद कुमार और बिनी के बीच चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे उनके संपर्क भी गहरे उठे। यहाँ इतने समय से एक साथ इतने सारे नाटक करते करते बिनी को और अच्छा नहीं लग रहा, जिस वजह से वो कुछ दिन काम से आराम लेना चाहती है। लेकिन थिएटर के मालिक प्रताप बाबू उसे किसी भी कीमत पे नहीं जाने दे रहे। इतने में वहाँ कुमार चला आया और बिनी को लेकर घूमने निकल गया। कुमार ने पूछा, इतनी भीड़, इतना नाम शोहरत, क्या तुम्हें पसंद है बिनी? बिनी बोली, ये सारे नाम भीड़ तो एक अभिनेत्री को देखने के लिए है, लेकिन क्या अंदर के असली इंसान को जानने के लिए कितने ही लोग भला भीड़ करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं? कुमार बोला, मगर मैं करता हूँ ना। बात करते करते बिनी ने पूछा, क्या मुझे बनारस ले चलोगे? और कुछ दिन बाद बिनी कुमार के साथ बनारस घूमने निकल पड़ी। वहाँ साथ रहते रहते उन्हें 1 महीना हो चुका है, इसलिए बिनी काफी चिंतित हो उठी। इतने दिन हो गए हैं, शायद प्रताप बाबू बहुत क्रोधित होंगे मुझसे। कुमार उससे प्यार से बोला, तुम उसके लिए लक्ष्मी हो, तुम हो इसीलिए उनका थिएटर इतना चलता है, इसलिए उन सब की फिक्र मत करो। अब वो घड़ी भी आ गई जब दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में समा जाते हैं। फिर बिनी ने कुमार से पूछा, तुम मुझे अपने घर की लक्ष्मी बनाकर कब ले जाओगे? बोलो। इस सवाल का कुमार कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोला, मुझे घर से खबर आई है कि पापा बीमार है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। घर पहुंचकर मैं अपने परिवार से तुम्हारी बात करूंगा। इसी के साथ इधर बिनी भी वापस कोलकाता शहर लौट आई। एक दिन बिनी के इंटरव्यू के लिए अखबार से एक फिरंगी मेम साहब आई हुई है। गिरीश बाबू उस मेम साहब से बिनी के रूप, उसके गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा,
शायद बिनी आपसे अंग्रेजी में बात ना कर पाए, इसलिए आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ ले, फिर उसके बाद बिनी की तस्वीर ले लेना। लेकिन उसे तो बिनी से ही बात करनी है। ठीक उसी वक्त बिनी भी वहाँ चली आई और अंग्रेजी मेम साहब से अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया। मगर अंग्रेजी कहते कहते बिनी के मुंह से बीच बीच में बंगला भाषा निकल आता, पर फिर भी खुद की कोशिश पे उसने पूरा इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद बिनी के साथ गिरीश बाबू की एक तस्वीर ली गई। फिर मेम साहब ने कहा कि वो एक अकेले की तस्वीर लेना चाहती है। गिरीश बाबू को लगा कि शायद वो उनके अकेले तस्वीर खींचने की बात कह रही है, पर मेम साहब को गिरीश बाबू की नहीं, बिनी की अकेली की तस्वीर चाहिए। जब ये बात उसने गिरीश बाबू को स्पष्ट की तो गिरीश बाबू वहाँ से हट तो गए, लेकिन उन्हें थोड़ा बुरा भी लगा। अब यहाँ बिनी किसी बड़ी हस्ती की तरह चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता अच्छे से बैठी तस्वीर ली गई और उसे अखबार में छापा भी गया। अगले दिन बंगाल थिएटर के मालिक प्रताप बाबू सबसे मिलने आए। उसने गिरीश बाबू को बताया कि बिनी की वजह से पिछले महीने थिएटर में कुछ खास टिकट की बिक्री नहीं हुई, क्योंकि बिनी ने बिना वजह ही छुट्टी ले ली थी। बिनी भी गुस्से में बोली, आपके थिएटर में दिन रात काम करने की वजह से ही मैं बीमार पड़ी थी, इसीलिए छुट्टी ली थी, और पहले तो आप मेरे पिछले महीने का वेतन दीजिए, इसके बाद ही मैं कोई बात करूंगी। प्रताप बाबू बोले, तुमने तो पिछले महीने कोई काम ही नहीं किया था, पैसे मैं नहीं दूंगा। ये सुन बिनी और गुस्से में कहने लगी, अगर मुझे मेरे काम के पैसे नहीं दिए तो मैं आज से यहाँ काम नहीं करूंगी, और चली गई। एक दिन बिनी बहुत सुंदर से सज सवर रही होती है, क्योंकि आज उसकी कुमार बाबू से मुलाकात है। बाहर कुमार बाबू का इंतजार करती बिनी को काफी समय हो गया, लेकिन कुमार नहीं आया। तभी प्रताप बाबू वहाँ आकर बिनी पे व्यंग कसते हुए बोले, कुमार के लिए खड़ी हो, पर आज तो उसकी सगाई है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर तो बिनी बिल्कुल हैरान रह गई। ये क्या वो सुन रही है? प्रताप बाबू ने उससे कहा, एक बात सब समय याद रखना, पैरों की पायल हमेशा पैरों में ही होती है, उसे सर पर नहीं पहना जाता। मन को मिली उस पीड़ा, उस ठेस के साथ बिनी वापस घर लौट आई। यहाँ रंगा बाबू बिनी को अखबार में देख खुशी में उसके लिए फूल लेकर बधाई देने आए हैं। आज बिनी के हाथ खाली है, उसे फूल देने वाला कोई नहीं होता। रंगा बाबू की कही वो बातें सच हो गई, पर बिनी की ऐसी हालत देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? बिनी जवाब में बोली, आप पुरुष जात है, इसीलिए आप लोगों का इस समाज में सब तरह का अधिकार है ना, लेकिन चूंकि मैं नारी हूँ इसलिए मुझे वो अधिकार नहीं, बार बार जलील ही होना पड़ता है। रंगा बाबू ने उसे समझाते हुए कहा, तुम सपने देखना मत छोड़ना, तुम सपने देखोगी तो बाकी भी तुम्हारी तरह सपने देख पाएंगे जो तुम्हें आदर्श मानते हैं। तुम अपने रास्ते पे चलते रहो, देखना एक दिन सभी तुम्हें अनुसरण कर रहे होंगे, और पीछे मुड़कर जब तुम उस भीड़ को देखोगी तो मैं तुम्हें वही दिखूंगा जो तुम्हारे लिए खड़ा है। दूसरी तरफ गिरीश बाबू व्यापारी गुरमुख से बात कर रहे हैं। उन्होंने बिनी के बारे में उसे सारी बातें बताई। सब सुनने के बाद गुरमुख बोला, थिएटर ने उसे निकाल दिया तो क्या हुआ, मैं एक नया थिएटर खोल दूंगा, वो भी विनोदिनी के नाम पर, लेकिन बदले में मुझे विनोदिनी का जिस्म चाहिए। अमृतो बाबू बोले, बिनी इसके लिए कभी राजी नहीं होगी, क्योंकि जिस नरक से बचने के लिए वो यहाँ आई थी वहाँ वो कभी वापस नहीं जाएगी, और बिनी के नाम से टिकट्स की जो बिक्री होती है वो चाहे तो हमें छोड़कर किसी दूसरे थिएटर में जा सकती है, तो तुम्हारा ये प्रस्ताव वो कभी नहीं मानेगी। ये सुन गिरीश बाबू बोले, उसके नाम से कभी टिकट बिक्री नहीं होती, बल्कि मेरे नाम से होती है, और मैं चाहूँ तो उसके जैसे और 10 विनोदिनी को तैयार कर सकता हूँ। और फिर अमृतो बाबू को उन्होंने नई लड़की की तलाश शुरू करने को कहा। मुझे और उसकी जरूरत नहीं है। जल्द ही गिरीश बाबू ने नई नई लड़कियों का ऑडिशन लेना भी शुरू कर दिया, लेकिन वो कोई भी बिनी की जगह नहीं ले सकती। इधर गुरमुख बाबू भी बिनी के पास अपना प्रस्ताव लेकर पहुँचे और कहा, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, मेरी बन जाओ और ये थिएटर करना छोड़ दो। मगर बिनी ने उसका प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि विनोदिनी दासी बिकाऊ नहीं है। जाते जाते गुरमुख बोलकर गया, याद रखना, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है विनोदिनी। अब यहाँ गिरीश बाबू ने कुमुद नाम की एक नई लड़की के साथ नाटक शुरू किया, लेकिन वहाँ पहले की तरह भीड़ नहीं होती। रात में एक बार फिर गिरीश बाबू बिनी के पास आए। तू तो अब बहुत बड़ी हस्ती बन गई है ना, तुझे तो कोई भी थिएटर में रखना चाहेगा, और तू है इस गिरीश बोस की सबसे मेधावी छात्र। लेकिन तू एक बार हम लोग के बारे में भी सोच कर देख कि हमारा क्या होगा। बस एक बार गुरमुख के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये मैं एक गुरु दक्षिणा के रूप में तुझसे मांग रहा हूँ। लेकिन बिनी राजी नहीं होती। वो किसी भी कीमत पे दोबारा उस नर्क में नहीं जाना चाहती। गिरीश बाबू ने फिर से कहा, एक बार सोच कर देख, आज अगर ये हुआ तो सारा जीवन लोग तुझे याद रखेंगे। ये सुनकर बिनी को अपने पूरे होते सपने नजर आने लगे। आखिरकार वो राजी हो गई और चली आई गुरमुख बाबू के पास उसके प्रस्ताव को हाँ कहने। गुरमुख बोला,
मैंने उस दिन कहा था ना तुमसे कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तब बिनी ने उसे उल्टा जवाब में कहा, ये थिएटर मेरी जिंदगी है और इसीलिए आज आपको मैं यहाँ मिली हूँ, ये बात याद रखना। फिर गुरमुख बाबू ने भी उससे वादा किया कि उसके नाम पर ही ये थिएटर होगा और थिएटर बनाने का सारा काम शुरू हो गया। लेकिन जब थिएटर का नाम रजिस्टर करने की बारी आई तो बाकी सहकर्मी गिरीश बाबू से कहने लगे, एक वैश्य के घर की लड़की पर अगर थिएटर का नाम रखा जाए तो शायद हो सकता है ये बात लोगों को पसंद न आए और थिएटर का नाम बदलकर स्टार रख दिया गया। गुरमुख बाबू ये सुन गुस्सा होकर बोले, वो लड़की जो तुम्हारी बात का मान रख तुम्हारे बारे में सोचकर इस थिएटर के लिए अपने जिस्म को बेच सकती है, वही तुम लोग से इतना भी नहीं हुआ कि उसके नाम से एक थिएटर रख सको। जल्द ही बिनी को भी इन सब के बारे में पता चला। वो समझ गई कि गिरीश बाबू ने सिर्फ अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल किया, पर किसको क्या पड़ी है। स्टार थिएटर के उद्घाटन के साथ एक नया नाटक भी हुआ। नाटक खत्म होने के बाद बिनी को पता चला कि उसकी गुलाब की तबीयत बहुत खराब है। वो फौरन उनके पास पहुंची और मर रही गुलाब ने उसकी गोद में ही अपनी आखिरी सांस भरी। इसके बाद बिनी उनका दाह संस्कार करने गंगा घाट आई तो उन्हीं ब्राह्मणों ने उसे पहचान लिया। आप तो वही मशहूर अभिनेत्री विनोदिनी है ना, आपके परिवार से कोई है, आइए ना आप उन्हें लेकर गंगा के पास। तब बिनी उन्हें याद दिलाते हुए बोली, कुछ साल पहले मैं यहाँ आई थी अपने भाई को लेकर, लेकिन तब तो आप लोगों ने मुझे गंगा किनारे जाने नहीं दिया और आज मैं मशहूर हूँ इसलिए मुझे इसकी अनुमति दे रहे हैं। आज अपवित्र नहीं होगा आपकी ये गंगा। मगर बिनी ने भी किनारे न जाकर ऊपर ही दूर गुलाब का दाह संस्कार पूरा किया। कुछ देर बाद वहाँ रंगा बाबू आए। कहाँ थे आप अब तक? बिनी ने पूछा। मैं इतने दिन आपकी ही बात सुनकर अपनी इस लड़ाई में कूद पड़ी, लेकिन पीछे मुड़कर तो मैं आपको कहीं नहीं देख पाई। रंगा बाबू बोले, मुझे खत से तुम्हारे बारे में हाल ही में मालूम चला कि तुम्हारी जिंदगी में कैसा तूफान आया हुआ है। तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है। तुम अपनी माँ को लेकर मेरे बागीचे वाले घर चले आओ। इसके बाद बिनी भी रंगा बाबू के उस घर चली आई जहाँ वो अपनी बीमार माँ की सेवा कर रही होती है। कुछ देर बाद गिरीश बाबू वहाँ आए और बिनी की माँ को बताया कि गुरमुख बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कलकत्ता शहर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपना स्टार थिएटर बिनी को बेचना चाहते हैं। मगर बिनी को कहाँ व्यापार की इतनी समझ है। अगर ये थिएटर ले लिया जाए तो हम ही इसे चलाएंगे, उसकी पूरी देखभाल करेंगे और इधर बिनी हर महीने का वेतन ले लिया करेगी। बिनी समझ गई कि एक बार फिर गिरीश बाबू अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि उनके पास थिएटर खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं है। बिनी ने अपने सारे गहने गिरीश बाबू को देते हुए कहा, एक समय में आपको इसी वैश्या की बेटी के नाम पर थिएटर बनाने में समस्या हो रही थी, पर आज उसके ही पैसों से थिएटर खरीदने में कोई समस्या, कोई लज्जा नहीं हो रही। यही तो समाज है दोस्तों। जाने से पहले गिरीश बाबू ने बिनी से कहा, एक नया नाटक लिखा है, अगर तुझे मन किया तो एक बार आकर देख जाना। कुछ दिन बाद बिनी उनसे मिलने पहुंची और गिरीश बाबू ने उसे चैतन्य लीला के नाटक के बारे में बताया। बिनी को ये नाटक बहुत ही पसंद आ गया, मगर यहाँ गिरीश बाबू उसे श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिनय करने को कहते हैं। बिनी के पहले पहले राजी ना होने पर गिरीश बाबू ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ये अभिनय कर सकती है। इसके बाद बिनी उस चरित्र के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देती है। रोज गंगा में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र कर एक कोरे कागज पर श्री चैतन्य सहाय लिखती। लेकिन इसकी खबर जब ब्राह्मणों को लगी कि बिनी श्री चैतन्य का चरित्र निभाने वाली है तो उस पर थू थू करना शुरू कर देते हैं। ठीक नाटक वाले दिन ही आदेश आया कि इस नाटक को बंद करना होगा। लेकिन यहाँ तो शो की सारी टिकटें बिक्री हो चुकी है, यानी कि थिएटर हाउसफुल है, इसलिए नाटक तो बंद नहीं किया जा सकेगा। गिरीश बाबू ने भी कहा, नाटक देखने कोई खास आ रहे हैं, वो जो कहेंगे वही होगा। इसके बाद नाटक शुरू हो गया, पर उस दिन नाटक देखने वहाँ छुप छुप कर कुछ ब्राह्मण भी आए हुए थे। चैतन्य लीला नाटक के चलने के दौरान कुछ ब्राह्मणों ने बिनी पर पत्थर फेंके, वैश्या कहकर उसका अपमान करने लगे। उसी वक्त स्वयं श्री रामकृष्ण देव जो नाटक देखने आए हुए थे, जिनके बारे में ही गिरीश बाबू कह रहे थे, उन्होंने बिनी की प्रशंसा की, जिसे सुन बिनी दोबारा उठ खड़ी हुई और अपना नाटक उसने पूरा किया। अचानक नाटक के खत्म होते ही बिनी बेहोश हो गई। रिहर्सल के दौरान भी नाटक के आखिर में वो अपने होश खो बैठती थी। तभी रामकृष्ण देव ने कहा कि उन पर चैतन्य महाप्रभु आए हैं। होश आने पर बिनी ने रामकृष्ण देव को प्रणाम किया और उन्होंने कहा, तेरा चैतन्य खोक। ये सुनते ही बिनी खुशी से रोने लग गई, मानो इतने दिनों का परिश्रम मेहनत का फल उसे आज मिल गया। इतने दिन बाद उसका जीवन सार्थक हुआ। मगर यहाँ रामकृष्ण देव भी पहले पहले समझ नहीं पाए थे कि एक लड़की अभिनय कर रही है, क्योंकि बिनी अपने अभिनय में इतनी ही ज्यादा परिपूर्ण थी। एक और बार उन्होंने बिनी की प्रशंसा की। फिर गिरीश बाबू ने संदेश मिठाई मंगवाई।
जब रामकृष्ण देव ने खुद के हाथों से उसे संदेश दिया, बिनी खुद को बहुत धन्य महसूस करती है। इसके बाद रामकृष्ण देव और बिनी का नाटक देखने नहीं आए, जबकि उन्होंने कहा था कि वो आएंगे। इस बारे में जब बिनी ने गिरीश बाबू से पूछा तो उसे पता चला कि वो आए तो थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वापस चले गए। उनके गले में कैंसर पकड़ा गया है। ये सुनकर बिनी उनके पास जाने की ठान ली, पर गिरीश बाबू बोल पड़े, वहाँ क्या तुझे अंदर जाने भी दिया जाएगा? बिनी बोली, मैं वेश बदल कर जाऊंगी। इसके बाद बिनी एक साहब के भेष में उनसे मिलने पहुंची। कोई उसे ना पहचान पाने पर भी रामकृष्ण देव ने उसे ठीक पहचान लिया। उन्होंने बिनी को चैतन्य लीला की एक गाना गाकर सुनाने को कहा। बिनी ने उन्हें गाकर सुनाया भी, और कुछ दिनों बाद साल 1886 18 अगस्त को वो परलोक सिधार गए। एक दिन बिनी अनमने मन से गंगा किनारे बैठी हुई है। उससे रंगा बाबू मिलने आए और पूछा, क्या हुआ है तुम्हें बिनी? जवाब में बिनी बोली, मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मन करता है सब कुछ छोड़कर दूर चली जाऊं। आप भी जो ये बार बार मेरे पास चले आते हैं, इससे मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि आपका भी एक परिवार है। वो आपका इंतजार करते होंगे और आप उन्हें ना समय देकर मुझे समय देते हैं। मुझे खराब लगता है। अब रंगा बाबू बोले, तुम इतनी व्यस्त थी कि मुझे तुम्हें ये बताने का मौका ही नहीं मिला। मेरी पत्नी कुछ दिन पहले ही चल बसी है और माँ को खो चुका मेरा बेटा इंतजार में बैठा रहता है। इसके साथ ही उसने बिनी को अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव दे दिया। मैं तो एक वैश्य की बेटी हूँ, समाज मुझे वो इज्जत नहीं देगा। बिनी के हैरानी से कहने पर रंगा बाबू बोले, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा। आखिर में बिनी भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है और फिर दोनों गिरीश बाबू के पास आए अपनी शादी की बात बताने। गिरीश बाबू बोले, तू शादी के बाद भी थिएटर तो करेगी ना? बिनी बोली, अब और नहीं, यही मेरा आखिर है। ठीक है, जाने से पहले तो आखिरी बार के लिए मुझे मेरी गुरु दक्षिणा तो देती जा। जिस पर विनोदिनी बोली, गुरुजी, गुरु दक्षिणा एक बार ही दी जाती है और वो मैं आपको दे चुकी हूँ। अब आप रहे अपने इस थिएटर को लेकर, मैं अलविदा लेती हूँ। रंगा बाबू और बिनी की शादी भी संपन्न हुई। कुछ साल बाद बिनी की बेटी शकुंतला की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद साल 1912 में रंगा बाबू भी चल बसे। बिनी सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के घर आ गई, जहाँ अब कोई नहीं रहता। वो अपनी पुरानी स्मृति को याद कर ही रही थी कि तभी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए उसके पास आकर बोली, मैं उन लोगों की तरह वो सब काम नहीं करूंगी, मैं इनके जैसा बनना चाहती हूँ। क्या तुम जानती हो ये कहाँ है? कहते हुए उस बच्चे ने एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखने के बाद बिनी बोली, ठीक है, ऐसा ही होगा, और सोफे पर ठीक उसी तरह पुरानी विनोदिनी की तरह बैठी। ये देख वो बच्ची समझ गई कि यही विनोदिनी है। अब कहानी आज में उसी पहले दृश्य पर आ गई, जहाँ बूढ़ी हो चुकी विनोदिनी रामकृष्ण मंदिर आई हुई है। बिनी को देख वहाँ मौजूद सभी उसे हाथ जोड़ प्रणाम करने लगे और साल 1941 फरवरी में विनोदिनी की भी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। आज की कहानी ने अगर आपका भी दिल छुआ, मेरी आवाज आप तक पहुंची हो, तो जरूर ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहना दोस्तों। तब तक सुनते और सुनाते रहे मूवी स्ट्राइप। बाय बाय, टेक केयर।